ये खबरें विस्तार से। सबसे पहली बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का आखिरी बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज पेश कर दिया। इस बजट में जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है, साथ ही महिला, यूथ और किसानों पर फोकस किया गया है। खासकर महिलाओं के लिए शिवराज सरकार ने अपना खजाना खोलकर रख दिया। अलग अलग योजनाओं में महिलाओं के लिए 1,02,976 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो चलिए देखते हैं बजट में किसे क्या मिला। चुनावी साल और चौथे कार्यकाल के अंतिम बजट में शिवराज सरकार ने खजाना खोल दिया है। 3,14,2500 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में सरकार ने हर तबके को खुश करने की पूरी कोशिश की है। खास तौर पर युवाओं और महिलाओं के लिए इस बजट में काफी कुछ रखा गया है। अलग अलग योजनाओं में महिलाओं के लिए 1,02,976 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा गया है। सीएम शिवराज सिंह की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना के लिए प्रावधान इस बजट में किया गया। वहीं लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए, महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपए, सीएम राइज स्कूल्स के लिए 3,230 करोड़ रुपए, खेल विभाग के लिए 738 करोड़ का बजट रखा गया है। ये महाकाल लोक जैसे प्रदेश के अंदर, चाहे वो हमारे चित्रकूट का लोक हो, चाहे राम राजा का ओरछा में लोक बनाने की बात हो, तो पर्यटन को बढ़ावा देने वाला ये गर्व है। मैं तो कह रहा हूं कि जनता ने भरोसा करके चौथी बार बिठाया, विश्वास व्यक्त करके बिठाया। अटूट विश्वास मध्य प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है, प्रदेश के नेतृत्व पर है। निश्चित रूप से अपार उत्साह है लोगों में, और इस बजट को लेकर के निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोगों के मन में काफी श्रद्धा है इस पार्टी के प्रति। बजट में मध्य प्रदेश मिलेट मिशन की शुरुआत का भी ऐलान किया गया, जिसके लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही युवाओं के लिए 1 लाख सरकारी नौकरी, 12वीं फर्स्ट डिवीजन से पास छात्राओं को ई स्कूटी, एमबीबीएस की सीट्स में बड़ा इजाफा, खेलों के विकास के लिए 738 करोड़ का भी प्रावधान है। चुनावी साल में सरकार ने किसानों को भी बड़ी राहत दी है। डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। बजट में निकायों के विकास और भोपाल इंदौर मेट्रो के लिए भी राशि अलॉट की गई है। हालांकि ये भारी भरकम बजट विपक्ष को खुश नहीं कर पाया है। जब बेरोजगारी चरम पर है, जब महंगाई चरम पर है, जब हमारा कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो परेशान नहीं है, किसान आत्महत्याओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, जब हमारी माताएं बहनें बढ़े हुए बिजली के दाम से, जब हमारी माताएं बहनें महंगे घरेलू गैस के सिलेंडर से, और छोटे छोटे काम धंधा उद्योग करने वाले लोग जो अपने साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार का सृजन करते थे, वो सब घाटे में चले गए। पर इस चुनावी वर्ष में भी इस सरकार की जो आदत रही है झूठ बोलने के अलावा, इसके अलावा इसने कुछ नहीं किया। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में पहली बार ई बजट यानी पेपरलेस बजट पेश किया गया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने इसे टैबलेट पर पढ़ा। वासु चौरे के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और चुनावी साल के इस बजट में हिंदुत्व का रंग भी नजर आया। महाकाल लोक के बाद सूबे के कई और धार्मिक स्थलों के डेवलपमेंट का प्लान भी बजट के जरिए सरकार ने सूबे के सामने रखा। इतना ही नहीं, धार्मिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा और तीर्थ दर्शन योजना के लिए हवाई यात्रा का द्वार भी शिवराज सरकार ने खोल दिया है। चुनावी साल के बजट में हर वर्ग, हर सेक्टर का सरकार ने पूरा ख्याल रखा। सड़क से शिक्षा तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए खजाना खोलने में सरकार ने कोई कोताही नहीं की। सरकार ने तीर्थ स्थलों के विकास का भी पूरा खाका पेश कर दिया। अब इसे चुनावी सीजन में हिंदुत्व का रंग कहिए या फिर धार्मिक स्थलों के विकास का मेगा प्लान। महाकाल लोक के बाद अब सरकार कई और धार्मिक स्थलों को डेवलप करने जा रही है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इसके लिए बाकायदा प्रावधान किया है। बजट में प्रावधान किया गया कि चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक का निर्माण किया जाएगा। वहीं सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक डेवलप किया जाएगा। साथ ही ओरछा में राम राजा मंदिर का डेवलपमेंट भी सरकार करेगी। सागर में संत रविदास स्मारक का निर्माण करने का भी ऐलान बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किया। ये महाकाल लोक जैसे प्रदेश के अंदर,
चाहे वो हमारे चित्रकूट का लोक हो, चाहे राम राजा का ओरछा में लोक बनाने की बात हो, तो पर्यटन को बढ़ावा देने वाला ये बजट में धार्मिक स्थलों के विकास के इन तमाम प्रावधानों के बावजूद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि बजट में राम वन गमन पथ के डेवलपमेंट के लिए कोई प्रावधान नहीं। राम वन गमन की बात हमेशा करते थे, लेकिन इस बजट में राम वन गमन पथ भी कहीं पर नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, महंगाई और रोजगार, ये दोनों चीज इस पूरे के पूरे बजट में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। केवल बेरोजगारी और बढ़ेगी। राम वन गमन पथ को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार ने एक ऐसा तोहफा भी दिया है जो मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं। जी हां, मध्य प्रदेश में अब फ्लाइट से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना के लिए खर्च का दायरा बढ़ाया है। इतना ही नहीं, अब मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की जाएगी। अब देखना यह होगा कि चुनाव से पहले बीजेपी सरकार का हिंदुत्व कार्ड विपक्षी दलों पर कितना भारी पड़ता है। वासु चौरे के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल की शुरुआत इसलिए की गई ताकि सीएम राइज स्कूल शिक्षण संस्थान के लिए बेहतरीन उदाहरण पेश कर सके। लेकिन भोपाल के सीएम राइज स्कूल का मामला थोड़ा अलग है। यहां जहांगीराबाद से पहले मॉडल सीएम राइज स्कूल में एक टीचर नमाज पढ़ती मिली, जिसके बाद इस मामले में हंगामा मच गया। भोपाल के सीएम राइज स्कूल में टीचर ने नमाज पढ़ी, बच्चे क्लासरूम से बाहर थे। प्रिंसिपल ने नोटिस जारी किया, 3 दिनों में जवाब मांगा है। तस्वीरें राजधानी भोपाल के सीएम राइज स्कूल का दर्जा प्राप्त रशदिया स्कूल की हैं। यहां एक महिला शिक्षक क्लास के अंदर नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं, जबकि क्लास से बच्चे नदारद हैं। आरोप है कि शिक्षिका ने नमाज पढ़ने के पहले बच्चों को क्लासरूम से बाहर भेज दिया। क्लास में नमाज पढ़ने का यह वीडियो सामने आने के बाद हंगामा मचा हुआ है। इसके बाद स्कूल प्रिंसिपल ने महिला टीचर को शो कॉज नोटिस जारी किया है और 3 दिन में जवाब मांगा है। सभी को इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगर हम सरकारी भवन में हैं, सरकारी सेवा में हैं और सरकारी कार्य में संलिप्त हैं, तो सरकारी कार्य अवधि में या कार्यालयीन समय में हम ऐसी कोई भी अपनी आस्था से संबंधित प्रैक्टिसेस स्कूल में ना करें, जिससे कि किसी एक धर्म विशेष के बारे में लोगों के विशेष कोई संदेश जाए। हमें निरपेक्ष रहना है सभी स्टाफ सदस्यों को, और जिन मैडम का ये फोटो आया है मैं उनको नोटिस दे दूंगा। वहीं इस मामले में शिक्षा विभाग ने जांच के निर्देश दिए हैं। डीईओ और प्रिंसिपल को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है। इस बात की जानकारी खुद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मामले की जांच के बाद कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जांच के आदेश दिए हैं और हमारे डीईओ और प्रिंसिपल नोटिस दे करके तत्काल कार्रवाई करने वाले हैं। वो भी उसमें जांच के बिंदु है कि भाई यदि शुक्रवार को स्कूल में और उस परिसर में कहीं भी नमाज पढ़ी जाती है तो वो गलत है, वो भी जांच में जोड़ा जा रहा है उसको, और यदि वो भी सही पाया गया तो उन सारी बातों को लेकर के कार्रवाई की सुनिश्चित की जाए। स्कूल में नमाज पढ़ने को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इसे गंभीर मामला बताते हुए जांच की मांग की है। इसके अलावा इस तरह की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। देखिए, बेहद गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में इस तरह के घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं या किसी द्वारा प्रायोजित किए जा रहे हैं। ये तमाम मामले जांच का विषय है। ये गंभीर विषय है, इसकी जांच होना चाहिए और जांच के उपरांत तथ्यों के आधार पर इस मामले में कार्रवाई होना चाहिए। आपको बता दें कि स्कूल के आसपास बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी रहती है। बड़ी संख्या में यहाँ मुस्लिम छात्र भी पढ़ते हैं। स्कूल में तकरीबन 12 मुस्लिम शिक्षक हैं। इनमें से अधिकांश पर क्लास के वक्त नमाज पढ़ने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि स्कूल प्रबंधन इस बात से इनकार करता रहा है, लेकिन स्कूल में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद इस विवाद ने नया मोड़ ले लिया। वैसे तो ऐसी धार्मिक गतिविधियों को लेकर सरकार से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, लेकिन ड्यूटी के दौरान क्लास में नमाज अता नहीं की जा सकती। भोपाल से रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना कल होगी, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। चुनावी परिणामों से यह भी स्पष्ट होगा कि पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी मेघालय और नागालैंड में अपनी पैठ और मजबूत करने में सफल हुई है या नहीं, या फिर विपक्ष उसके प्रभाव में सेंध लगाने में
कामयाब रहा। कल आएंगे नॉर्थ ईस्ट के विधानसभा चुनाव के नतीजे। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजे। जनता के साथ साथ नेताओं को नतीजों का बेसब्री से इंतजार। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार सभी को है। वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। तीनों राज्यों में वोटों की गिनती शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तीनों राज्यों में ही फरवरी की 16 और 27 तारीख को वोटिंग हुई। त्रिपुरा विधानसभा की 60 सीटों के लिए 16 फरवरी को करीब 88% मतदान हुआ, जबकि करीब 28 लाख मतदाताओं ने 259 उम्मीदवारों के राजनीतिक किस्मत का फैसला किया। इन उम्मीदवारों की सियासी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। वहीं मेघालय में 27 फरवरी को करीब 77% वोटिंग हुई। यहां कुल 60 में से 59 सीटों पर मतदान हुआ। राज्य में कुल 30 लाख मतदाता हैं, जबकि चुनावी मैदान में 375 कैंडिडेट, इनमें 339 पुरुष और 36 महिलाएं शामिल हैं। वहीं नागालैंड के 16 जिलों की 60 में से 59 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग हुई। यहां करीब 85% मतदान हुआ। राज्य में कुल 13 लाख मतदाता हैं, वहीं 183 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। इसमें 4 महिलाएं और 19 निर्दलीय कैंडिडेट शामिल हैं। पूर्वोत्तर के 3 चुनावी राज्यों में बीजेपी के लिए काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। इन राज्यों के चुनावी परिणाम कल सामने आने वाले हैं, जो इस बात का संकेत देंगे कि बीजेपी ने 2018 में वाम दलों से उनके गढ़ त्रिपुरा को छीनने के बाद से वहां अपनी जड़ें मजबूत की हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर कांग्रेस ने विपक्ष की एकता पर नए सिरे से जोर दिया। उसने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए समान विचारधारा वाले धर्मनिरपेक्ष दलों को लामबंद होकर गठबंधन करना चाहिए। – 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल से अधिक का समय बाकी है, लेकिन आम चुनाव से पहले विपक्ष के खेमे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को टक्कर देने की रणनीति बना रहे हैं। बिहार से कभी नीतीश कुमार को पीएम पद का चेहरा बनाने की आवाज उठती है, तो कभी पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का नाम इस दावेदारी के लिए आगे आता है। इस दावेदारी के लिए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के सीएम केसीआर का नाम भी आगे बढ़ाया जाता रहा है। इन दावेदारियों के बीच कांग्रेस की तरफ से इसकी तैयारी साफ नजर आ रही है। कांग्रेस ने साल 2024 के आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए विपक्ष की एकता और मजबूती पर नए सिरे से जोर लगाना शुरू कर दिया है। साथ ही कांग्रेस ने 85वें महाधिवेशन में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए समान विचारधारा वाले दलों को एकजुट करने के लिए पूरी ताकत झोंकने की घोषणा की है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर जमकर निशाना साधा। जनता के पास शक्ति है, अगर तेरे उनके पीछे नोटों की लाठी की शक्ति है तो हमारे पास वोटों की शक्ति है, और लोग वो वोट इस बार इस्तेमाल करके दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको एक होना चाहिए। ये मुसीबत आपके ऊपर आ रही है, किसी अमीर के ऊपर नहीं है। इन दावेदारियों के बीच कांग्रेस विपक्ष का नेता होने की अपनी पहचान किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहती। सियासी छत्रपों की अपनी दावेदारी के बीच कांग्रेस इस बात पर बार बार जोर देती रहती है कि विपक्ष की तरफ से 2024 का चुनाव उसी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और दूसरी पार्टियां कांग्रेस की छतरी के नीचे ही आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एलपीजी के दाम में भारी इजाफा हुआ है। रसोई गैस अब 50 रुपए महंगी हो चुकी है। इस पर सियासत गर्म है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। जनता को महंगाई का एक और झटका लगा है। रसोई गैस की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। एलपीजी अब 50 रुपए महंगा हो गया है। इस पर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। मध्य प्रदेश में तो बजट के दौरान सदन में एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी पर हंगामा हुआ। बजट भाषण के दौरान कांग्रेस ने एलपीजी के बढ़े दाम को लेकर सदन से वॉकआउट तक किया।
एलपीजी को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है और बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में लगातार महंगाई और घर का बजट बिगड़ता जा रहा है। एक तरफ सरकार लाडली बहना के नाम पर पैसे देने के नाम पर झांसे की बात कर रही है और दूसरी तरफ सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है। घरेलू वस्तुओं के दाम पहले से बढ़े हुए हैं। तेल, भाजी, दाल सभी के दाम 3 गुने बढ़ चुके हैं। ऐसे में सिलेंडर की वृद्धि घर का बजट बिगाड़ने वाला है। हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल इस वृद्धि को वापस लें। 300 रुपए के सिलेंडर में धरना देने वाले भाजपा के नेताओं को अब जनता ढूंढ रही है। एलपीजी के दाम बढ़ने पर कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठा रही है। बीजेपी पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगा रही है, लेकिन विपक्ष के हर आरोप का करारा जवाब देने वाले बीजेपी नेता इस पर सिर्फ सफाई देते नजर आ रहे हैं। पेट्रोलियम कंपनियों को मनमोहन सिंह सरकार ने सरकार के नियंत्रण से मुक्त किया था। मनमोहन सिंह सरकार ने निर्णय किया था कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम पेट्रोलियम कंपनियां तय करें। अभी कुछ दिन पूर्व मोदी सरकार द्वारा जो गरीबों के लिए गैस के सिलेंडर दिए जाते हैं उसमें एक बहुत बड़ी राहत दी थी, 200 रुपए दाम कम किए थे। उससे के बाद कमर्शियल सिलेंडरों पे के भी दाम कम किए थे। तब कांग्रेस के मुंह से आवाज नहीं निकली। आज अगर 50 रुपए दाम कहीं बढ़े हैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी हो हल्ला मचा रही है। ये जो खेल है पेट्रोलियम कंपनी का, ये शुरू करने वाली कांग्रेस पार्टी है और जिसकी सजा पूरा देश भोग रहा है। रसोई गैस के दाम बढ़ने से जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा है। विपक्ष के लिए ये सरकार को घेरने का मौका है और इस मौके को विपक्ष बना रहा है। एलपीजी पर सियासी माहौल भी गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑस्ट्रेलिया की टीम जब जब भारत दौरे पर आती है पिच पर बवाल मचता जरूर है। मौजूदा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। नागपुर की पिच पर बवाल मचने के बाद अब इंदौर की 22 गज की पट्टी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बाबा बागेश्वर की आंखों से आंसू छलक पड़े, उनके साथ रो पड़े उनके लाखों भक्त। बाबा बागेश्वर को इससे पहले आपने इस तरह इमोशनल होते हुए नहीं देखा होगा। अपनी बहन की विवाह के लिए दर दर ठोकर खानी पड़ी रुपयों के लिए। बाबा बागेश्वर इमोशनल हो गए। बाबा की आंखों से आंसू निकल आए और बाबा के साथ उनके लाखों भक्त भी रो पड़े। बाबा का दरबार लगा था और इसी दौरान बाबा अपने बचपन के दिनों के संघर्ष को याद करने लगे। उन्होंने बताया कि बहन की शादी के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। संपत्ति नहीं थी, धन नहीं था, रुपया नहीं था, उधार खूब मांगा, कुछ नहीं मिला। तो हमारे यहाँ पर 2-3 पशुएं थी, पशु उनको बेचा, तब जाकर बहन का विवाह में कुछ व्यवस्था हो पाई। लेकिन उसी दिन हमने प्रण लिया था बालाजी के सामने, बालाजी हमारी जिंदगी में कभी दौड़ आएगी, अगर गुरु ने चाहा तो हम एक दिन ऐसा लाएंगे कि हम भी गरीब बेटियों का विवाह करेंगे। बाबा ने ये भी बताया कि बहन की शादी के लिए उन्हें पैसे उधार मांगने पड़े, लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ा। अपनी बहन की विवाह के लिए दर दर ठोकर खानी पड़ी रुपयों के लिए। बालाजी कभी सामर्थ्यता देना तो हम चाहते हैं कि कोई भी भाई हमारे जैसा दुख ना पावे। बाबा बागेश्वर बोल रहे थे और भक्तों के आंसू निकल रहे थे। बाबा ने बताया उनके पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे और वो उसे ही रोज पहनते थे। भूखे का कोई नहीं होता। त्योहार आते हैं तो सबके घर में खुशियां मनती। आज तुम लोग यहाँ पहुंच गए तो तुम्हें लगता है अरे त्योहार है, इस बार थोड़ा सेलिब्रेट और अलग ढंग से करें, बड़े ढंग से करें। कभी जिंदगी जीकर देखना उन गरीबों की जिनके त्योहार पूरी भी बन जाए तो वो उस दिन को त्योहार मान लेते हैं। गरीब का सिर्फ परमात्मा होता, सिर्फ ईश्वर।
एक पजामा पहनते थे हम, एक पजामा खूब, अब तो कई दिनों से पहना है। एक पजामा था हमारे पास, वही धुलकर रात को सूखने डाल देते थे। सर्फ एक्सल निरमा तो हुआ नहीं, सपने में नहीं हमको मिला। उसी को पानी में, सादा पानी में धो करके डाल देते थे सुखाने, सुबह उसी को पहन करके स्कूल जाते थे। तो रोज बच्चे चिढ़ाते थे, रोज रोज एक ही कपड़े पहन के आ जाते हो गर्ग जी। हमको गाँव में गर्ग जी कहते थे। हम कहते थे भैया नहीं, झूठ बोलते थे, क्या करें भैया, तुम्हें लगता है ये कल दूसरा पजामा था, हमें पजामा बहुत अच्छे लगते हैं ना, इसलिए हम वही पहनते हैं। अच्छा तो पैंट के, हमको पजामा बहुत अच्छे लगते हैं। शौक तो था, मन तो था, रोज बदल कर पहने, पर मजबूरी भी तो थी। बाबा बागेश्वर ने बताया कि बचपन में उन्हें 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था और वो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते जाते थे। 5 किलोमीटर है मेन हाईवे से हमारा गांव, गढ़ा गांव जहां हम रहे। अब तो ठीक है, समय अलग हो गया, वो पक्का रोड नहीं था, पैदल जाते थे 5 किलोमीटर। सबके पास तो पहले साइकिल होती थी, हम पढ़ने जाते थे तो पैदल, अवस्था 9 साल 10 साल, पैदल 5 किलोमीटर। लेकिन पूरे रास्ते भर एक क्रम था हमारा, रास्ते में जाते थे तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाते थे, वापिस आते थे तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आते थे। अपनी बहन की विवाह के लिए दर दर ठोकर खानी पड़ी रुपयों के लिए। बाबा बागेश्वर का ये इमोशनल रूप पहली बार देखने को मिला और जिसने भी देखा वो अपने आंसू रोक नहीं सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर इंदौर के प्रसिद्ध श्री पितरेश्वर हनुमान धाम मंदिर के 30वें स्थापना दिवस पर जमकर आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी से आसमान रंगीन हो गया। विश्व में सबसे ऊंची बैठी हुई हनुमान जी की मूर्ति यहां पर स्थापित है और इस बार धाम का 3रा स्थापना दिवस समारोह मनाया गया था। समारोह को लेकर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय ने भी भजनों की प्रस्तुति दी। और दमोह से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कथा आयोजन के दौरान पंडाल गिर पड़ा है। श्रीमद् भागवत कथा आयोजन के दौरान पंडाल गिरा है। हटा के गौरी शंकर मंदिर प्रांगण में कथा का कार्यक्रम चल रहा था। तेज आंधी और बारिश वहां पर शुरू हुई, उसके बाद कथा पंडाल गिर पड़ा। हालांकि श्रद्धालु बाल बाल बचे। एक बड़ा हादसा यहां पर होते होते टल गया। एक घायल व्यक्ति को हटा सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। एसडीएम तहसीलदार मौके पर मौजूद हैं। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे, क्या स्थिति फिलहाल मौके पर? देखिए, अगर फिलहाल स्थिति की बात करूं तो स्थिति पूरी तरीके से काबू में है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पंडाल गिरा था उस समय काफी संख्या में भक्त जो है वो पंडाल के आसपास और पंडाल के अंदर मौजूद थे, जिससे अफरा तफरी का माहौल जरूर बन गया था। लेकिन गनीमत ये रही, किसी भी श्रद्धालु को या किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। जिस तरीके से आज देर शाम मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम बदला है और मौसम के बदलते ही कुछ जगह पर आंधी, तेज हवाएं जो चली हैं, उसके साथ ही हल्की बारिश हुई और यही कारण है कि जो दमोह की हटा में जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, भागवत कथा का, बिल्कुल, यानी कि फिलहाल स्थिति सामान्य है। शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।